वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बहुत ही ज़रूरी सेगमेंट जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जानिब से 1947 में कश्मीर पर कब्ज़ा करने के बाद से ये खित्ता सिर्फ एक जुग्राफियाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक मुसलसल सियासी, सफारती और इंसानी हुकूक का मसला बन चुका है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों में कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की बात की गई। ताहम दहाइयाँ गुजर गई, दहाइयों गुजरने के बावजूद ये मसला हल तलब है। मुख्तलिफ अदवार में हम देखें तो सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा, फिर सियासी क़यादत की गिरां, फिर मवासलाती पाबंदियाँ हों, फिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों ने खित्ते को एक हसास और मुतनाज़ा आप ये कहें कि जोन बना दिया है। ख़ास तौर पर अगस्त 2019 की अगर मैं बात करूँ तो भारत की जानिब से आईनी हैसियत में तब्दीली के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हुई, जिस पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार भी सामने आया। और इसी तनाजुर में यासीन मलिक जैसे जो केसेस हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और फिर खित्ते में जो बदलती हुई हिकमत अमलियाँ हैं, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा दिखाई देती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस दरीना तनाज़े का काबिल अमल हल क्या हो सकता है, और क्या मौजूदा हालात में कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो कश्मीरी अवाम की तवक्कुआत और खित्ते के इस्तेहकाम दोनों को साथ लेकर चले। इस पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मिशाल मलिक साहिबा मौजूद हैं। आप वाइफ हैं यासीन आपकी और चेयरपर्सन हैं पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, यासीन साहब की सूरत हाल है, वो तो आपके सामने है कि किस तरह से उनको कैदबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी और ऊपर से सजाए मौत वाला जो एलिमेंट है वो भी बीच में है। लेकिन हाल ही में एक वाकया भी हुआ, आपने देखा होगा, केरन के मुकाम पर एक तरफ एक जनाजा है, दूसरी तरफ से लोग उसको दूर से देख रहे हैं। तो कश्मीर की सूरत हाल को, स्पेशली यासीन भाई की सूरत हाल को आप किस तरह से एनालाइज करती हैं? देखिए, कश्मीर का कोई भी आप एस्पेक्ट उठा के देख लें, हज़ारों पूरी दुनिया में फैमिलीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं कश्मीरियों की, बल्कि लाखों की तादाद में। और फिर ये तो बिल्कुल नीलम पे आप देख लें कि आर पार दोनों साइडों पे, और आप जस्ते खाकी को हाथ भी नहीं लगा सकते अपने प्यारों की। और जो क्योंकि मेरे जब ससुर की भी डेथ हुई थी, अब कितने इश्यूज़ होते हैं, खुशियाँ हैं, गम है, हम लोगों की ईदें भी, मौतें भी, उसमें भी एक जुदाई होती है। कुछ फैमिलीज़ मकबूजा कश्मीर की यहाँ पर होती हैं। उसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त हमारे, ख़ास तौर पे जो हमारी हुर्रियत की क़यादत है। देखिए, किसी भी तहरीक को जो लीड करना होता है वो लीडर्स ही करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो कायदे आज़म की सूरत में थे, चाहे और बड़े बड़े फादर ऑफ द नेशंस या लिबरेशन लीडर्स जो रहे इन द पास्ट हिस्ट्री। बट कश्मीर की बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया है, 5 अगस्त के बाद सारी की सारी जो लीडरशिप है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप, उन सब को इन्होंने हुर्रियत पे बैन डाल दिया, JKL पे बैन डाल दिया। जाली मुकदमों में, दहशत गर्दी के मुकदमों के अंदर उनको हिंदुस्तान की बहुत सी खौफनाक, ख़तरनाक जेलों के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया और उनके ऊपर जाली मुकदमों में सज़ाएँ दी जा रही हैं। अभी आसिया साहिबा को भी एक उम्र कैद सुनाई गई है, वो भी बैरक में होती है फहमीदा सूफ़ी साहिबा के साथ। फिर उसके बाद शबीर शाह साहब को कैंसर है, उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। फिर उसके बाद यासीन साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, और डेथ सेल भी वो है जो कि कोई मतलब कि आपकी रूह भी काम जाए, जो वही डेथ सेल जहाँ मकबूल भट्ट को फांसी दे के दफनाया गया और आज तक उनकी डेड बॉडी उनके प्यारों को, उसी डेथ सेल में फिर कश्मीरी जो थे अफजल गुरू 2013 में उनको फांसी दी गई उसी डेथ सेल में, और उनकी आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई, वहीं पे बैरी कर दिया उसी जगह पे। तो ये जो साइकिल चलता जा रहा है एक के बाद एक, चाहे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में देख लें, चाहे ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट से देख लें, इट्स नेवर एंडिंग स्पाइरल जो अट्रॉसिटीज़ का है। आपको पैलेस्टाइन का जो नज़र आता है उससे भी 10 टाइम ज़्यादा यहाँ पर उसकी खबर कोई निकलती है, उसकी कोई डिजिटल इम्प्रिंट सामने आता है, कोई फुटेज, कोई रील आप भी देखते हैं, हम लोग भी देख रहे होते हैं। बट वाहिद ये खित्ता है पूरी की पूरी इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में, जिसकी कोई खबर आपको नहीं आ सकती है। तो मिशाल साहिबा, अब ये सूरत हाल जिस तरह से आपने हर चीज़ बताई और आप इस पर गहरी नज़र भी रखती हैं, आपके भी रीसेंट ट्वीट्स भी हमने देखे, तो अब ये कितना कॉमन हो चुका है वहाँ की फैमिलीज़, और सिर्फ एक फैमिली, 2 फैमिली नहीं, सारी फैमिलीज़ के साथ ऐसे होता है, तो कितना प्योर ह्यूमन ट्रेजेडी है ये अब? बहुत, इट्स वन ऑफ द ग्रेवेस्ट आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडीज़ ऑफ द सेंचुरी। बल्कि इतने रिकॉर्ड्स इन्होंने जेनोसाइड के तोड़े हैं। बल्कि आप ये भी देख लें कि जिस तरह की वहाँ पे एक पेपर वॉर भी आप समझ लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के थ्रू वहाँ पे डोमिसाइल्स के जो लॉज हैं, जो वहाँ पे रेजिडेंसी के लॉज हैं, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के, किसी भी मतलब कि इंडियन को वहाँ पे राइट नहीं है, या किसी भी दुनिया के खित्ते की, कि वो आके ज़मीन ले ले जब तक प्लेबिसिट नहीं होता। आज़ाद कश्मीर का जो कंट्रोल है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिवली करता है, मगर आप और
दूसरे जो पाकिस्तानी जो लोग वहाँ हैं पे वो वहाँ कुछ नहीं ले ज़मीन नहीं खरीद नहीं ले सकते, क्योंकि हमने उनकी डेमोग्राफिक्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए हैं, ताकि जब प्लेबिसिट होना है वंस एंड फॉर ऑल यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, वो उसमें कोई हेरा फेरी ना हो, कश्मीरी अपनी जो वॉइस है, अपना ओपिनियन जो है कि वो क्या फ्यूचर अपना चाहते हैं। तो मगर उनकी साइड पे अगर आप देख लें, चाहे वो पेपर वॉर की सूरत हो, चाहे वो लॉ फेयर के थ्रू हो, लीगल उन्होंने अपनी सो कॉल्ड उन्होंने एक लॉ फेयर, एक शिक के थ्रू, प्रेसिडेंशियल शिक के थ्रू, एक पेन की स्ट्रोक से उन्होंने पूरी कश्मीरी कौम को होमलेस कर दिया 5 अगस्त के बाद। और फिर उसके बाद अगर हम उससे और ज़्यादा एक्सपैंड करें तो उसके अंदर हम लोग अगर देखते हैं कि जो AI के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर सोशल मीडिया को जिस तरह मॉनिटर किया जाता है, जिस तरह मतलब कि हर लिहाज से सर्वेलेंस है, फिर उसके बाद ड्रोन कैमराज हैं, tracking है। सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू Exactly. वॉच किया जाता है एक एक घर को, फैमिली को। फिर उसके साथ साथ मॉनेटाइजेशन की पॉलिसीज हैं, सारे बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं लोगों के, प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं और उनको ट्रांसफर कर रहे हैं इंडियंस के नामों पे, और इनको आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी कि इनकी तरफ से जंग भी हमने माशाल्लाह कश्मीर पे लड़ी पाकिस्तान ने, और उसके बाद वो जीत के बाद जो हमें मार्का हक की मिली, उसके बाद इन्होंने और भी ज़्यादा जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, मोदी सरकार ने, RSS की इंडियन सरकार ने, उन्होंने कश्मीरियों पर उसका गुस्सा निकाला। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने यासीन मलिक साहब का एक वीडियो क्लिप भी देखा जिसमें वो जज साहब उनसे पूछ रहे हैं, आई थिंक वो जेल से उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो कह रहे थे कि वो नहीं पहुंचे और फिर वो एकदम से डिले आया। तो उनकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से बताइएगा कि अभी कहाँ तक पहुंची है और किन मराइल में, और क्या कोई आप कहीं पे किसी कॉर्नर पे 0.1% भी आपको ये उम्मीद है कि उनको उस अदालत से इंसाफ मिलेगा, इंडियन अदालत से? देखिए, ये कोई मौजज़ा ही होगा कि वहाँ से कोई रिलीफ मिले, क्योंकि ये दुनिया की तारीख में ऐसा ना मुकदमे हैं, ना इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स आपने देखी होंगी, ना ही इस तरह के जो किलर है, जो रेपिस्ट है, जो ऑक्यूपायर है, वही जज है, वही लॉयर है, और वो उसी ने इंसाफ भी देना है, उसी ने कत्ल भी करना है। तो ये कैसे कोई तसव्वुर कर सकता है कि हिंदुस्तान की अदालतों में जिन्होंने हमारे कौम के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और किसी कश्मीरी को अगर आप लीगली भी देखें कि उनका तो यूनाइटेड नेशंस और यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन के तहत जो है फॉल करता है, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल ही नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट इंडियंस। अभी प्लेबिसिट हुआ नहीं, अभी हमने इंडिया के हक में तो वैसे भी कोई भी नहीं है, मगर ये उस लॉ के थ्रू अपने जो कुछ उनको अरेस्ट करते हैं, ऊपा के थ्रू फॉर इंस्टेंस जो किया गया है, फिर उसके अलावा जो बहुत से काले कवानीन हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, उनके तहत जब ये बंद करते हैं, और इस वक्त भी यासीन साहब को जो बंद किया, जिस केस की आप बात करें, वो यही है कि इनके खिलाफ 2 उम्र कैदें हुई 25 मई 2022 को, राइट। और वो भी टेरर फंडिंग का केस था, ऊपा का केस था, ना उसके अंदर जज लॉयर था इनका, ना इनको पेश किया गया। ऑनलाइन भी जब इनको प्रेजेंट किया जाता था तो उसके अंदर उनको म्यूट कर दिया जाता है, और जब जज बोल रहा था तो जज को म्यूट कर दिया जाता है ताकि ये ना सुन सकें। और यही इनका जो ट्रेडिशन है उस वक्त से लेकर अब तक ये फॉलो करें। और ड्यूरिंग इनकार्सरेशन मारा पीटा भी गया इनको बहुत दफ़ा, फिर उसके बाद इनको मेंटल टॉर्चर तो डेफिनेटली है, फिर मेडिकली भी इनको कोई जो इनकी क्रिटिकल तरीन हालत है हेल्थ की, तो वो भी इनकी बिल्कुल जैसे कि कोई मौजा चल रहा है अल्लाह ताला का मेडिकल, जो इस वक्त वो आपके सामने मतलब कि अभी सांस वो ले रहे हैं, क्योंकि उनका मेटालिक हार्ट वाल्व भी जो एज अ फैमिली हमें बहुत कंसर्न है कि इनका 5 साल से मेटालिक हार्ट वाल्व जो है एक्सपायर कर गया, जो मशीन इनके दिल में है। वो मशीन इनको लगी थी 90s में, टॉर्चर किया गया था इनको, जेलों के अंदर मारा पीटा गया था, जहर दिया गया था, जिससे इनका हार्ट वाल्व खत्म हो गया था। फिर इनको रिप्लेस किया गया, अब वो एक्सपायर्ड है, 5 सालों से वो चल रहा है, खुद ही चल रहा है, और मुझे नहीं पता वो किन की दुआएं लगी हुई हैं, किसी सेकेंड इट कैन स्टॉप। तो एक तो वो है में कि उनकी मेडिकल ग्राउंड्स है कि विद इन जेल उनको कत्ल कर दिया जाएगा या थ्रू अदालतों के। तो ये रिजॉइंडर उन्होंने दिया NIA ने, और उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें 2 उम्र कैदें मंजूर नहीं। जज ने भी इनको कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में नहीं आता, इन्हीं के जज ने कहा है। तब भी वो हुकूमत की तरफ से जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी खास है, जो कश्मीरियों को कत्ल करने के लिए जो उन्होंने इसको आगे किया हुआ है, जैसे एज अ बुलडॉग, तो वो कह रहे नहीं, तो उन्होंने अपनी तरफ से रिजॉइंडर दिया, जो कि यासीन साहब को नहीं मिला। तो मतलब आपको मैं क्या क्या बताऊं कि एक तो इनके लॉयर रखे गए थे, वो भी मिस्टीरियसली उनको कोमा में चले गए एंड ही डाइड।
راجہ توفیل صاحب. بہت سے کشمیری لائرز رکھے جاتے ہیں پاسٹ میں, ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو یاسین صاحب نے کہا میں نے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے, وہ بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو میڈم اب یہ ساری صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, سب کچھ سامنے ہے. تو اس صورتحال میں آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ فیل ہو چکی ہے؟ گلوبل پاور کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک پورا کا پورا جو ورلڈ آرڈر ہی کولیپس ہے, اور اس کی جڑ ہی نکل گئی ہے پیلسٹائن اور کشمیر. آپ نے دیکھا یہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ بھی ہوئی ہے, یہ بھی پہلگام پر ہوئی ہے. پہلگام میں انہوں نے ہی دہشت گردی کرائی انڈیا نے, اور جے ڈی وینس نے آنا تھا تاکہ وہ کور اپ کر لے اپنا, کیونکہ جے ڈی وینس ہو یا امریکن پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے آ کے کشمیر کا پوچھنا تو ہے نا, کیونکہ ان کے ہاں سے بھی ملک سے رپورٹس نکلتی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن, اس سے پہلے ہی وہ اس طرح کی دہشت گردی کر دیتے ہیں. تو وہ بھی جب جنگ لڑی گئی ہے واٹر ٹیررزم کے اوپر, آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پورا ورلڈ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی وجہ سے انسیف ہوا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے روٹ کاز جو ایران اسرائیل جنگ کی رہی ہے وہ پیلسٹائن رہی ہے. اچھا, ایک میں آپ کو بتاؤں کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھارتی صحافیوں نے آپ کو ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی, وہ واقعہ کیا تھا, کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ کہ بہت سے واقعات ہیں کشمیر کے اندر بھی, دلی کے اندر, آن لائن بھی مجھے کیا جاتا ہے, تھریٹس بھی دی جاتی ہیں. بٹ ایک وہ ان کے بڑے ایک فیوریٹ ہیں را کے, ایک بندہ انہوں نے پالا ہوا ہے, وہ ادتیہ, وہ آئے دن آتا رہتا ہے. یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں, جب شادی بھی ہوئی تھی نئی نئی, تب سے اس نے بہت ہمیں ہراس کیا تھا. دلی کے اندر بھی میرے پیچھے پڑ گیا تھا. ایک فنکشن تھا اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی گالیاں دی یاسین صاحب کو, اور مجھے بھی بہت زیادہ تھریٹ کیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں. تو خیر اس طرح کی واقعے ہوتے رہتے ہیں. اور اس نے حال ہی میں ادتیہ صاحب نے ایڈمیشن کی ہے کہ دہلی لال قلعے کے اندر جو کچھ انہوں نے خود ہی کرائی دہشت گردی, اور وہ بھی اس لیے کرائی کیونکہ اس دن یاسین صاحب کی ہیئرنگ تھی. جو لال قلعے میں جو انہوں نے وہاں پہ خود ہی اڑایا ہے, جو بھی دھماکے شماکے کیے ہیں انہوں نے, تاکہ یاسین صاحب کے کیس سے جو ہے اٹینشن ہٹ جائے, دہشت گردی پر آ جائے. اور اس کے بعد اگلے ہی دن انہوں نے ہمارے اسلام آباد کے اندر دھماکے مار دیے, اور انہوں نے خود, ان کے صحافی نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارا پلان تھا. ان کو تو اسی بات پہ ان کی دے کین بی بلیک لسٹڈ دیئر گورنمنٹ. بالکل ایسے ہم امید اور اس دعا کے ساتھ کہ یاسین صاحب کو بھی, یاسین صاحب جیسے ہزاروں کشمیریوں کو, لاکھوں کشمیریوں کو انصاف ملے. مشال آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.